हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालकों, आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, सबसे बड़ा चैप्टर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से मतलब इन डिटेल समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको ये चैप्टर कम समय में 10 से 15 मिनट में पढ़ना है, बिल्कुल बस एग्जाम आ ही गया है और आपको जैसे तैसे फटाफट रिवाइज करके जाना है, तो ऊपर आई बटन में मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो डाल रखी है। बस 10 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, जाके उसको देख लेना। बट इस वीडियो में काफी डिटेल में होने वाला, काफी मजा भी आने वाला। इन शॉर्ट, बिजनेस या धंधे के बारे में हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपके पास हमारी हेल्प बुक है ये वाली बिजनेस की, तो पेज नंबर खोल लीजिए 83, ताकि आपको डबल मजा आए। और अगर नहीं है तो डायरेक्टली आ जाओ, यहीं देख लेंगे, सेम मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं डायरेक्टिंग होती क्या है। देखो, अब तक आपने बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ा। पहले अपन ने देखा मैनेजमेंट, फिर उसके प्रिंसिपल समझे, फिर समझा एनवायरमेंट, आसपास की चीजें, फिर बात करी चलो प्लान करते हैं। प्लानिंग में एक आइडिया आया, फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यानी ऑर्गेनाइजिंग करी। एंड देन पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने कर ली है स्टाफिंग, यानी कि लोगों को बुला लिया है। पर अब तक कमाल की बात यह है कि हमने काम ही शुरू नहीं किया है। अब उन लोगों से काम कराने वाला चैप्टर आ गया है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो सिंपल भाषा में डायरेक्टिंग का मतलब होता है टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। लोगों को बताना है कि तुम्हें क्या करना है, और ये देखना है एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और ये देखना है कि वो अपने इस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर पाए। इसको बोलते हैं बालकों डायरेक्टिंग। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन पकड़े तो डायरेक्टिंग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग, गाइड करना, इंस्पायरिंग, यस यू कैन डू इट, एंड मोटिवेटिंग। मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। क्या क्या? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। किसको? एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उनके जो एफर्ट है, उनका जो काम है, जो वो कर रहे हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। यानी कि हमने देखा कि डायरेक्टिंग कोई एक चीज नहीं है, डायरेक्टिंग के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। तो इन टोटल बात करें तो 4 चीजें हैं जो डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। एक बार देखते हैं। सबसे पहली होती है इनके अंदर सुपरविजन। सुपर का मतलब ऊपर, विजन मतलब देखना। मोटिवेशन, भाई इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप, और चौथा आता है कम्युनिकेशन। ये 4 चीज इन टोटल मिला के डायरेक्टिंग को बनाती हैं। इसलिए इन चारों चीजों को कंबाइनली कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इन चारों के बारे में आपको डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ना है, बट उससे पहले अपन डायरेक्टिंग के फीचर और इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। ये जो डायरेक्टिंग है कैसा दिखता है, देखो डायरेक्टिंग के चैप्टर में नंबर लाने का एक अच्छा जुगाड़ देता हूं। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। मेरे साथ बोलो। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। ये चारों डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट है। तो मोटिवेशन के जो फीचर होंगे वो डायरेक्टिंग के भी फीचर है, सुपरविजन के जो फीचर होंगे वो डायरेक्टिंग के भी फीचर है। इसी तरीके से लीडरशिप और कम्युनिकेशन के भी फीचर डायरेक्टिंग के ही फीचर होंगे। तो डायरेक्टिंग के अगर फीचर या इंपॉर्टेंस आ जाए और आप भूल जाओ, तो इनमें से किसी के भी लिख देना, नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डायरेक्टिंग के बेसिक फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो अब तक अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े, किसी में काम शुरू नहीं हुआ था। तो डायरेक्टिंग के फंक्शन का सबसे पहला फीचर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम की शुरुआत कराता है। लोग आ तो गए स्टाफिंग में, पर काम अब तक नहीं किया। तो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो इनिशिएट या फिर बिगिन करता है एक्शन। यहीं से बस काम शुरू हो रहा है, नया नया काम हमारा शुरू हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि आपको मान लो 95% लाने बोर्ड एग्जाम, तो आपको एक बार में मोटिवेट कर दूंगा चल जाएगा। अच्छा 2 बार मोटिवेट कर दूंगा चल जाएगा। अच्छा 3 बार कर दूं, नहीं ना सर, हमें लगातार मोटिवेट होना पड़ता है। आप हमें लगातार गाइड करो, हर रोज गाइड करो, हर रोज कुछ नया बताओ, तब जाके शायद हम अपने टारगेट को पूरा कर पाए। उसी प्रकार से डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है।
डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको लगातार बार बार हर रोज करना पड़ता है। और कमाल की बात पता है क्या है, इसको हर रोज अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस तरीके से आज मोटिवेट हो गए हो ना, कल उसी तरीके से वापस मोटिवेट नहीं होगे। मैं सेम वीडियो को बार बार चला दूंगा ना, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। दो बार बोलोगे अरे वाह रे, पता है कि क्या बता रहे हैं। तो डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार करना पड़ता है। इसके साथ साथ भैया डायरेक्टिंग हर जगह चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि इसको स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क करने का मतलब क्या है कि ये कई सारी जगह लिख सकते हो। परवेसिव वर्ड कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। तो डायरेक्टिंग जो है वो परवेसिव है, यानी वो हर जगह चाहिए। किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, घूमना हो, खेलना हो, कूदना हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे डायरेक्टिंग की जरूरत तो पड़ती ही है। ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्ञान लेने वाले बहुत हैं। ठीक है। सो डायरेक्टिंग इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह डायरेक्टिंग चाहिए ही चाहिए। कोई ना कोई होना चाहिए ना जो हमें समझा दे, हमारे कोच की जगह ले ले। ठीक है। तीसरा आता है कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरली डायरेक्टिंग जो है ना वो टॉप टू बॉटम होती है। टॉप टू बॉटम का मतलब, ये मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो टॉप लेवल मिडिल को गाइड करेगा, मिडिल लोअर को गाइड करेगा। जनरली ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि वर्कर आके बोले अरे अंबानी जी सुनो यार, आपका काम करने का तरीका सही नहीं, मैं चलो कराता हूं, चलो अपन कर सकते हैं, है ना। ऐसा जनरली नहीं होता है। तो हमेशा सुपीरियर जो होता है वो सबॉर्डिनेट को गाइड करता है, यानी जो ऊपर वाले लेवल पे है वो नीचे वाले लेवल के व्यक्ति को गाइड करेगा। सो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है कि डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। भाई हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। क्या मकसद है हमारा, मतलब क्या उद्देश्य क्या है, चाहते क्या है हम एट द एंड उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। अपन ने डेफिनेशन में भी देखो यही बात बोली थी कि डायरेक्टिंग का जो मेन पर्पस है वो है कि हम ऐसा कुछ करें कि उनके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए। सो डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों को परफॉर्मेंस एनहेंस करने में मदद करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। और इसके साथ साथ भैया हम टेबल को, चेयर को, टीवी को, लैपटॉप को, इनको मोटिवेट नहीं कर सकते। वी कांट मोटिवेट मशीन्स, वी हैव टू मोटिवेट ह्यूमंस। ठीक है। सो डायरेक्टिंग कैन ओनली बी डन ऑन ह्यूमंस। लोगों पे ही डायरेक्टिंग होती है और किसी पे डायरेक्टिंग नहीं हो सकती। तो डायरेक्टिंग के अंदर ह्यूमन एलिमेंट होना मैंडेटरी है। विदाउट ह्यूमन एलिमेंट देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्टिंग। समझ गए। तो ये क्या हो गए डायरेक्टिंग के फीचर। चलिए बात करते हैं डायरेक्टिंग जरूरी क्यों है। डायरेक्टिंग जरूरी क्यों है। देखो किसी की भी इंपॉर्टेंस अगर पेपर में तुम भूल जाओ कि यार सर याद नहीं आ रही, तो इंपॉर्टेंस लिखने का बहुत आसान तरीका वो तरीका है ये सोचो कि अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या परेशानियां होंगी, बस उसको लिख दो सीधे तरीके से। यानी अगर मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग लिखनी है तो सोच के देखो, अगर कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई गाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको अपोजिट तरीके से लिख दो। जैसे अगर कोई मेरे को मोटिवेट नहीं करेगा, गाइड नहीं करेगा, इंस्पायर नहीं करेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि ये काम करने में मदद करती है। सो डायरेक्टिंग की पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। ये काम की शुरुआत करने में मदद करती है। विदाउट प्रॉपर डायरेक्टिंग, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आप काम नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला चलिए काम कीजिए, लैपटॉप बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं लैपटॉप का, चलो बैठ जाओ शुरू करो। आप बोलोगे सर कैसे करना है, नहीं मेरे को नहीं पता, बस करो। सर कुछ सिखाओ तो सही, नहीं नहीं हम नहीं सिखा रहे। तो क्या आप कभी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो डायरेक्टिंग फंक्शन ही काम की शुरुआत करता है। और सोचो अगर कोई आपको इंस्पायर ना करे तो क्या होगा, अरे सर हम अलग अलग काम करेंगे, मतलब चार लोग हैं, कोई बताने वाला नहीं हुआ कि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, सब अपनी मनमानी करेंगे। तो डायरेक्टिंग की दूसरी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, ये एम्प्लॉइज के एफर्ट को इंटीग्रेट करती है। क्या करती है, इंटीग्रेट करती है, इकट्ठा करती है। जो अलग अलग बिखरे हुए हैं ना, कोई घरवाली से लड़के आया है, कोई घरवाले से लड़के आया है, कोई बाहर एक्सीडेंट से भिड़ के आया है, कोई किसी को सुना के आया है, कोई किसी की सुन के आया है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ये इन सबको इकट्ठा करके उनके एफर्ट को एक डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है। अगली बात करें तो भाई मोटिवेशन का मीन्स है, आदमी है, फिर जाएगा, बोर हो जाएगा, तो डायरेक्टिंग के अंदर हम उसको बार बार मोटिवेट करते हैं, चल भाई यू कैन डू इट,
चल भाई यू कैन डू इट। हम बार बार उसको मोटिवेट करते हैं तो डायरेक्टिंग नहीं होगी, तो मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बना के रखता है, कोई किसी से लड़े ना, कोई किसी से झगड़े ना, और दोनों सुपीरियर सबऑर्डिनेट बराबर चलते रहें और चुपचाप काम करते रहें। इसके अलावा डायरेक्टिंग का एक फंक्शन और है, बदलाव लाने में। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा ऑफिस है और मेरे ऑफिस में मैंने कहा आज से सब कुछ बदल देंगे, तो जितने भी एम्प्लॉइज होंगे ना, पहले तो वो रेजिस्ट करेंगे, अरे यार नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कहा बदल देते, नहीं 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 सर, क्योंकि उनको पता है जब ये चीजें बदल जाएंगी तो उनको सारा काम शुरू से करना पड़ेगा, सब कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा, पुरानी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एम्प्लॉय हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी बदलाव हो। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम मोटिवेट करने वाले व्यक्ति को या मैनेजर को नहीं रखेंगे, तो जब भी बदलाव आएगा एम्प्लॉय साइड पे चले जाएंगे, वो बोलेंगे हम तो नहीं करेंगे। तो डायरेक्टिंग आपकी मदद करता है उन एम्प्लॉयज को समझाने में, उनको नए काम की तरफ ओके करने में। तो इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिंपल भाषा में एम्प्लॉय को बोलना, अरे कोई बात नहीं यार, वापस करते थे कि इससे बेहतर करेंगे। ये काम डायरेक्टिंग का होता है। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अपने चारों एलिमेंट जो अपन ने पढ़े थे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ये चार एलिमेंट है, मेरे पीछे बोलिए वापस से, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। वापस से, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये चार एलिमेंट हैं आपके डायरेक्टिंग के। इसमें से जो पहला एलिमेंट है सुपरविजन, देखो कितना बेहतर है ये। मैं इसको कैसे समझता हूं वो देखो, सुपरविजन ये दो टुकड़ों में बटा है, सुपर मतलब ऊपर और विजन का मतलब होता है देखना, यानी सुपरविजन का मतलब होता है ऊपर से देखना, यानी कि बस चलो चलो ठीक, हाँ हाँ सही सही सही। तो सुपरविजन के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने का होता है, ये होता है सुपरविजन। आपके किस्मत से कोर्स में सुपरविजन नहीं है, मतलब है कितना है, बस सुपरविजन का मतलब है और कुछ भी नहीं है, ना सुपरवाइजर ना सबऑर्डिनेट, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो सुपरविजन के अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस मतलब पता होना चाहिए, ताकि एक नंबर के एमसीक्यू में अगर आ जाए तो देख लो। जैसे क्या होता है, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू है ना, उसमें आ जाता है ऐसा कि है ना, ऊपर से फ्लोर पे एक मैनेजर खड़ा होकर देख रहा है और नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, अब बताओ ये कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। ऐसा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। शायद ये सवाल मैंने अपनी हेल्प बुक में डाला है, देखो मेरे को याद है, ठीक है, जिनके पास है वो देख लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, देखो ये क्या बात है, ठीक है, ये देखो पेज नंबर, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये देखो ऊपर से बंदा अगर आप ढंग से देखो तो देख रहा है, तो बेसिकली ये सुपरविजन का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से देखना कि सही व्यक्ति काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले पे आते हैं मोटिवेशन। अब सर मोटिवेशन क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन का मतलब लोगों के बिहेवियर को चेंज करना, ताकि वो काम को और बेहतर कर पाए, अपनी फुल एफिशिएंसी लगा पाए। ठीक है, सो व्हाट इज मोटिवेशन, गाइडिंग और इंस्पायरिंग द पीपल सो दैट दे कैन वर्क टू द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। अब अगर मोटिवेशन के कुछ फीचर्स की बात करें कि कैसा होता है, देखो ये सारी चीजें ना, ये आप लोग कॉमन सेंस में भी दिमाग लगा सकते हैं, मतलब अगर आप खुद से भी सोचोगे ना तो मोटिवेशन के फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसा नया नहीं है, बस हाँ इनको टर्म्स में अपन समझे तो ज्यादा बेहतर होता है। सबसे पहला भाई, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हर आदमी के दिमाग का कीड़ा है। मैं तेरे को मोटिवेट कर रहा हूं एक बात से, हो सकता है सेम बात से दूसरा व्यक्ति मोटिवेट ना हो, तो ये आपके दिमाग का कीड़ा है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मोटिवेट होता है, इसमें कुछ ऐसा एक प्रीसेट नहीं है कि बस ऐसे व्यक्ति मोटिवेट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मोटिवेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको समझना पड़ता है कि यार जो बच्चा या जो भी व्यक्ति, जो एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, वो किस तरीके से मोटिवेट होगा। हो सकता है कि वो रिफ्रेशमेंट खा के मोटिवेट हो जाए, हो सकता है कि ताली बजवा के मोटिवेट हो जाए, हो सकता है कि सैलरी बढ़वा के मोटिवेट हो जाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय किस प्रकार से मोटिवेट होता है। सो मोटिवेशन इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि द मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, विच इज लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल। समझ रहे हो, क्योंकि मैनेजर को एम्प्लॉय का दिमाग पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हर कोई मोटिवेटर नहीं बन जाता, ठीक है, तो मोटिवेटर बनने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है सर, मोटिवेशन से होता क्या है, बेसिकली मोटिवेशन आपके बिहेवियर को डायरेक्ट कर देता है, यानी आप जो नहीं 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 कर रहे हो, हाँ 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 मैं कन्वर्ट
कर देता है। तो मोटिवेटर जो है या मोटिवेशन जो है वो डायरेक्ट कर देता है आपके बिहेवियर को टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो जब भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो ना, कुछ शब्द होते हैं जो आपको लिखने हैं जिससे आपके आंसर बेहतर बच जाएगा। जैसे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ बेसिक शब्द होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, आप उनको यूज करो अपने आंसर में, बढ़िया से शानदार से नंबर आपके आ जाएंगे। अच्छा, मोटिवेट करने के लिए जिन मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मोटिवेटर मतलब वो तरीके जिनसे आप मोटिवेट होते हो, वो तरीके जिनसे आप मोटिवेट होते हो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब सैलरी बढ़ा देना, शाबाशी दे देना, यस यू कैन डू इट कह देना, तो ये हो गए पॉजिटिव मोटिवेटर जिनसे आप वाह मजा आ जाए। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे ना बचपन में अपन पढ़ते नहीं थे तो मम्मी आपको शाबाशी नहीं देती थी, खींच के पढ़ देती थी, वो नेगेटिव मोटिवेटर होता है। तो इससे पढ़ा नहीं जा रहा, फटिएगा, आप चुपचाप पढ़ लेगा। या फिर वो होता ना, तो उससे ये नहीं हो रहा, हाँ मुझे तो लगा तो समझदार आदमी है, दो 2वीं क्लास के बच्चे को तो ना वो भी कर लेगा ये काम, हो नहीं रहा तो उससे चल हिम्मत है तो करके बता, बता हिम्मत है तो करके, नहीं होगा तेरे से, मैं कह रहा हूँ ना, तो बंदा मोटिवेट नहीं करूंगा मैं। या फिर ऐसा मान लो कि मैंने बोला कि भैया जिस व्यक्ति से ये काम नहीं हुआ उसकी सैलरी 10% कटेगी, तो ये एक नेगेटिव मोटिवेटर हो गया कि भाई डर की वजह से आप काम कर रहे हो जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई सैलरी नहीं जानी चाहिए। तो मोटिवेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन डायनामिक है, यानी रेगुलर चेंजिंग है साहब, ऐसा नहीं है कि आज जिस चीज से मोटिवेट हो गए कल वापस उस चीज से मोटिवेट हो जाओगे। यानी कि मोटिवेशन की एक वीडियो देख लो, मोटिवेट हो गए, पढ़ लिए 2 घंटे, वापस मोटिवेट होने के लिए आप सेम वीडियो नहीं चलाते हो कभी भी। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार का मोटिवेशन चाहिए। सो मोटिवेशन जो है वो डायनामिक है और साथ साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार बार बार हर बार करना ही पड़ता है। सो मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो देखो जब अपन ने बात करी कि भैया ये मोटिवेशन कीड़ा है, तो बात करते हैं कि ये करना क्यों है, मतलब व्हाट इज द बेसिक नीड जिसकी वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं या कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट कर रहा है। तो सबसे पहली नीड जो होती है वो ये होती है कि ये मदद करता है नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। मैंने वही बोला, अगर आप किसी का भी इंपॉर्टेंस भूल जाओ तो सोचो मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। यार मोटिवेट कोई नहीं करेगा तो क्या होगा, हम हमेशा काम ही नहीं करेंगे, है ना, हमेशा हम ऐसे यार नहीं होगा, यार मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा ही सोचते रहेंगे। तो ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और जब आदमी है ना पॉजिटिव होता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती है। जैसे मैंने कह दिया तुझसे तो बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है काम, इतना शानदार तरीके से काम करता है तू जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे यहाँ एक मिलने वाले, तो मेरे को बचपन में समझ में आ गई थी एक है, तो है ना वो बड़े शाणे आदमी होते हैं ना उस टाइप के। शाणे इन द सेंस, एक बार क्या हुआ कि ऐसे ना वो किसी शादी में गए, तो पहले माले पे उनका सामान रखा था, ग्राउंड फ्लोर पे, तीसरे माले पे उनका कमरा था, थर्ड फ्लोर पे। तो अब क्या होता है यार, कौन लेके जाएगा कौन लेके, सब सोच रहे हैं। वो आए, बोले यार सिर्फ यही आदमी है जो लेके जा सकता है, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ ये आदमी 3 मिनट के अंदर 3 माला चढ़ के सामान रख के वापस आ सकता है। बस कर दिया मोटिवेट। तो आप जो काम आप करते 6 मिनट में, वो काम आप 3 मिनट में करके वापस आ गए। मैं जब उस आदमी को देखा मैंने कहा अच्छा बेटा सही मजे ले रहे हो जिंदगी के। तो मोटिवेशन आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है, अच्छा कर देता है, उसको फास्टन अप कर देता है और साथ साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, एम्प्लॉय बेहतर काम करे, मतलब लगे ही रहे। तो वो पूरा कब होगा, जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे, और जब एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं ना तो गलतियों को भी नेग्लेक्ट कर जाते हैं, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है। आपने देखा होगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सब मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सब मिलजुल के एक साथ बड़ा बनने के लिए कार्य करते हैं, तो एक सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट यहां पर क्रिएट हो जाता है। साथ साथ में जब भी मैनेजर को कुछ बदलाव लाना है ना, तो वो ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम एक मोटिवेटर है तो मुझे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी, तो मैं कर दूंगा, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी कहानी दी, बैक स्टोरी थोड़ी सी सुनाई, आपको थोड़ा सा इमोशनल किया और फिर एक नया प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या है, इट इज क्वाइट इजी कि लोगों को एक नई चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, अगर आप उनको मोटिवेट कर सकते हो तो। समझ में आ गया? तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में से गड़बड़ होती है ना, कुछ लाना है, कोई नई चीज लानी, तो क्या करता है मैनेजर, बैठता है, बोलता है यार बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, रिजल्ट नहीं आ रहा, शायद अपना तरीका ही गलत है ना? तुमको क्या लगता है ना? हाँ यार बहुत मेहनत तो कर रहे हैं यार, पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा।
यार मैंने ना कल एक नई चीज देखी, देखो मेरे को लगता है कि ये करने से है ना अपना काम आसान हो जाएगा। मतलब शुरू में थोड़ी सी मेहनत तो होगी, पर काम आसान हो जाएगा और भविष्य में अपने को अच्छा आउटपुट मिलेगा। क्या लगता है तुम लोग? धीरे धीरे वो चेंज करता है और इससे नई चीज को इंट्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। एंड लास्ट, मोटिवेशन से एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाता है। टर्नओवर मतलब आए और गए, कितनी जल्दी आए कितनी जल्दी चले गए। अगर आपका टर्नओवर हाई है, मतलब एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है और फटाक से चला जाता है, आता है 2 महीने रुकता है, फटाक से गायब हो जाता है। तो हाई टर्नओवर की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय आया है, आके उसको 2-3 महीने लगेंगे ना सेट होने में, और वो 2 महीने में छोड़ के चला जाए, तो आप उस एम्प्लॉय का तो फायदा ही नहीं उठा पाए, मतलब उस एम्प्लॉय से काम ही नहीं करा पाए। तो मोटिवेशन ही है जो वहां पर उनको रोक के रखता है कि भाई रुक जाओ, कर सकते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जब अपन ने ये बोला कि रोक के रखता है, रोक के रखता है, रोक के रखता है, तो मैनेजर को पता होना चाहिए ना कि उसको कैसे मोटिवेट करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, अब क्या हर एक बंदे के पास जाके उसको मोटिवेट करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर एक भाई थे अपने, मैस्लो, पूरा नाम बोला तो अब्राहिम मैस्लो। इन्होंने कहा कि जो भी इंप्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसके मोटिवेट होने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को इन्होंने एक थ्योरी के थ्रू बताया, जिसका नाम था नीड हायरार्की थ्योरी बाय अब्राहिम मैस्लो। इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की एक नीड, जरूरत, उसको मोटिवेट करने में मदद करती है। और ये जो जरूरत है, ये जो नीड है, ये एक पैटर्न में चलती कि पहले ये पूरा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर उसके बाद पांचवा। ये एक पैटर्न फॉलो होगा, मतलब 100 में से 99 जगह तो होगा। तो आप इस पैटर्न को पकड़ो और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको चलने दो। ठीक है, अब वो क्या पैटर्न है उसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है। मान लो कि आप एक व्यक्ति हो जिसने अभी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है और वो एक कंपनी में जा रहा है। उसके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। दोनों जगह काम सेम है, वर्किंग आवर सेम है, सब कुछ सेम है। पहली कंपनी उसको 70,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे रही है, दूसरी कंपनी उसको 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह दे रही है। सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दोनों जगह सेम काम है, सब कुछ सेम है, आप कहां पर जाना पसंद करें? आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो मैं इसमें जाऊंगा, आगे पीछे सबकी बातें बाद में, पहले अच्छी तनख्वाह पे जाऊंगा। तो मैस्लो की पहली नीड आती है। मैस्लो ने कहा कि जो व्यक्ति है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही आता है तो उसकी सबसे पहली नीड होती है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, और आजकल ये तीनों चीजें एक ही चीज से पूरी हो सकती हैं, वो है अच्छी सैलरी। ठीक है, तो मैस्लो ने कहा कि भैया सबसे पहली नीड जो कि एक एम्प्लॉय की होती है ऑर्गेनाइजेशन में आते ही, वो होती है उसकी फूड एंड शेल्टर, अच्छी सैलरी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति तभी आएगा जब आप उसको एक अच्छी सैलरी दे रहे होंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये दो एग्जांपल दिए, आपने डायरेक्टली इसी को पकड़ा। कोई भी नहीं होगा वो नहीं, मतलब कम पैसे में काम, सब अच्छे पैसे में काम करना चाहते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति अच्छे पैसे में काम करना, काम करी क्यों नहीं हम? अच्छे पैसे के लिए। तो बेसिकली अच्छे पैसे यानी कि पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड। चलिए आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, हट जाओ इसको हटा दो। 2 महीने हो गए, पहले महीने तनख्वाह मिली, अच्छा लगा, दूसरे महीने मिली, अच्छा लगा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब धीरे धीरे क्या है, आप रूटीन में आ गए। अरे यार ठीक है यार, हाँ ठीक है 70,000 मिल रही, ओके हो गई अब वो चीज। अब मैस्लो ने कहा थोड़े समय में एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा, और परेशान होके ये दूसरी प्रकार की नीड की तरफ सोचेगा। दूसरी नीड होती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो सोचेगा कि यार अभी तो मैं काम कर रहा हूं यार, कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, कल को मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कल को अगर मेरी टांग टूट गई, 2 महीने मुझे छुट्टी लेनी पड़ी तो क्या होगा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा साथ देगी? तो मैस्लो ने कहा कुछ समय बाद व्यक्ति यही सोचने लग जाता है, और उसकी जो नेक्स्ट नीड आती है वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे इंश्योरेंस। वो चाहेगा कि यार जब मैं कंपनी में आऊं तो कंपनी मेरे नाम का इंश्योरेंस करा दे यार, ताकि अगर मेरे को कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे को उस इंश्योरेंस से फायदा मिल जाए। वो चाहेगा कि कुछ मेडिकल लीव्स हो मेरे पास। वो चाहेगा कि मेरी परेशानी को मतलब एम्प्लॉय की परेशानी को कंपनी समझे। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, इसके लिए कंपनी उनका इंश्योरेंस करा देती है, मेडिकल लीव दे देती हैं, पेड लीव जिनको कहा जाता है, पेड लीव दे देती हैं, और चीजों को समझ समझ के बाद ठीक है चल कर ले यार कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी जरूरत होती है तो वर्क फ्रॉम होम भी दे देती है। ठीक है, तो उसको लगता है कि नहीं यार कंपनी अच्छी है, हमारी जरूरत को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझती है। तो ये प्रॉब्लम भी समझ गए। अब 2-4 महीने आप इसी खुशी में निकाल ली। तो मैस्लो ने कहा ज्यादा दिन खुश मत हो। अब आप व्यक्ति को 6-7-8 महीने हो चुके हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए,
उसके लिए इंश्योरेंस भी नॉर्मल हो गया है, अच्छी सैलरी भी नॉर्मल हो गई है। अब वो धीरे-धीरे फिर बोर होने लगेगा। तो मैस्लो ने कहा यहाँ पर आती है उसकी तीसरी नीड, जिसको बोलते हैं सोशल एंड बिलोंगिंग नीड, यानी कि प्रेम, यानी कि दोस्ती, यानी कि मित्रता। देखो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जा रहे हो, सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, चुपचाप घर आ रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, ठीक है, साइड साइड से देख नहीं रहे, तो आप थोड़े समय में बोर हो जाओ। तो मैस्लो ने कहा जो तीसरी नीड आती है वो आती है दोस्ती, लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, ये होना चाहिए। हाँ हाँ, कंपनी चाहती है तुम ये सब करो, कंपनी चाहती है तुम दोस्त बनाओ, कंपनी चाहती है तुम घूमने जाओ। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, गेट टुगेदर वगैरह रखती है, लंच ब्रेक थोड़ा लंबा कर देती हैं, जिससे दोस्ती यारी बनती है। जैसे अपने स्कूल में नहीं होता है कि यार स्कूल जाने का मन तो नहीं है पर कोई एक है जिसके चक्कर में जाना है, बस बस वही चीज तुम्हें स्कूल खींच के ले जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऐसा ही चाहती है कि ऐसा ही कुछ हो जिसकी वजह से आप स्कूल में आते रहो, ऑर्गेनाइजेशन में आते रहो, आप आओगे तो काम करोगे। तो तीसरी नीड है सोशल एंड बिलोंगिंग नीड। अब ये पूरी हो गई, 4-6 महीने, साल भर और खिंच गए आप बढ़िया दोस्ती यारी में। अब क्या है, ठीक है दोस्ती यारी भी ओके है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी कॉमन हो जाता है। ठीक है, या दोस्त चले जाते हैं या दोस्ती में खटास आ जाती है, थोड़े समय में ओके रहता है। अब क्या होता है जब दोस्त बन जाते हैं, तो मैस्लो ने कहा दोस्ती यारी होने के बाद कुछ महीनों के बाद व्यक्ति बोर हो जाएगा और व्यक्ति अपने आप को उस दोस्ती वाले सर्कल में सबसे ऊपर दिखाना चाहेगा। यानी एम्प्लॉयी जो है वो चाहेगा कि मुझे सबसे ऊपर का दर्जा मिले। यानी कि उस दोस्त को होता है ना, 4 दोस्त हैं, बोले एक तो अरे मैं ही हूँ जो हूँ, बाकी 3 तुम तो अच्छे हो यार। तो हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है। तो मैस्लो ने कहा जो तीसरी के बाद चौथी नीड आती है उस व्यक्ति की, वो होती है एस्टीम नीड, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मिलना। आपने देखा होगा कि आप एलआईसी में चले जाओ या किसी भी कंपनी के ऑफिस में चले जाओ ना, लोग काम करते हैं ना, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ये क्यों लिखा, और बढ़िया से उस व्यक्ति की फोटो लगी होती है ना, उसका अलग से थोड़ा सा सम्मान हो जाता है, कभी कभी माला पहना देते हैं, तालियां बजवा देते हैं। ये सब क्यों करते हैं भैया? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने से कुछ होता है नहीं, एम्प्लॉय थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। क्या होगा फिर 4-6 महीने हर एक व्यक्ति उस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग पाने के लिए अच्छा काम करेगा। तो आफ्टर थर्ड नीड मैस्लो ने क्या कहा कि अब उस व्यक्ति को पोजीशन चाहिए, अब उस व्यक्ति को बाकियों से सुपीरियर प्लेस चाहिए, इसलिए आप उसके लिए तालियां बजवाइए, रिकॉग्निशन करवाइए। ठीक है, 6-7 महीने फिर निकाल लेगा वो। अगर 10 एम्प्लॉय है तो हर एम्प्लॉय हर महीने सोचेगा इस बार मैं बन जाऊं। मान लो ये एक व्यक्ति बन गया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तालियां बज गई, 10 दिन तक उसी के बारे में बातें चल रही, यार क्या काम किया यार इसने, अलग से ही तालियां बजवाई, भाई साहब पता नहीं कैसे किया। वो अलग चौड़ में, अरे आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यू नो, मुझसे बात मत करो, ऐसा हो जाएगा। तो उसके साथ वाले जितने होंगे ना वो सोचेंगे नहीं अगले महीने हम बने, तो मोटिवेशन आ गया। ठीक है, और जो बना हुआ वो सोचे नहीं अगले महीने मुझे पोजीशन नहीं छोड़नी है, उसका भी मोटिवेशन आ गया। तो कुछ महीने ऐसे निकल जाते हैं। फिर मैस्लो बोलता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब एम्प्लॉय बहुत पुराना हो जाता है, 4-5 साल 6 साल पुराना हो गया, तो उसके बाद एम्प्लॉय इन चीजों से मोटिवेट होना बंद हो जाता है। आपने कभी देखा है कि सीईओ गिफ्ट से मोटिवेट हो जाए? नहीं होता, ये एम्प्लॉय होते हैं बस। तो पांचवी नीड जो है ना वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बोले कुछ समय बाद अब एम्प्लॉय सोचेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कब तक ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का छोटा ताज अपने सर पे पहनूंगा, कब तक, आखिर में क्या यही करने बनाऊं? तो मैस्लो ने कहा जो आखिरी नीड होती है उसकी, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। व्हाट एम आई, व्हाट आई वांट टू बिकम, व्हाट इज माय फ्यूचर, इसके बारे में वो सोचने लग जाता है। ठीक है, फिर इसके लिए मैस्लो ने कहा कि उसको या तो प्रमोशन दे दो, प्रमोशन दे दोगे उसको लगेगा नई जॉब आ गई, नया काम आ गया, फ्यूचर अच्छा हो रहा है। तो ये मैस्लो ने कहा कि भैया ये सारी नीड है और इसी सीक्वेंस में उसकी नीड चलती है। अभी मैं बोला सर इसके बाद क्या है? इसके बाद है मृत्यु। चला जाएगा, वो क्या है, मैनेजर बन गया फिर वापस से शुरू, फिर और ऊपर चला गया, फिर सीईओ बन जाएगा या कंपनी बदल लेगा। ठीक है, तो मैस्लो ने कहा कि ये सीक्वेंस है जिसमें सारी की सारी नीड चलती रहती हैं। अब इन नीड्स को या ये जो तरीके हैं इन नीड्स को पूरा करने के, उनको बोला जाता है इंसेंटिव। ठीक है, कैसे इस व्यक्ति को मोटिवेट करें? तो इंसेंटिव बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मॉनेटरी, यानी कि पैसे का, पैसे वाला इंसेंटिव। एक होता है नॉन मॉनेटरी, बिना पैसे का। पैसा रुपया 1 रुपया भी नहीं लगा, आदमी फिर भी मोटिवेट हो गया। कौन-कौन से होते हैं? पहले पैसे वाले की बात करते हैं। तो पैसे वाले जितने भी इंसेंटिव हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे पे एन अलाउंस, अच्छी पेमेंट करो उसको, अच्छा अलाउंस दो मेरी तरफ से, भाई तू जा टूर पे जाना है, तेरे को काम करके आना है, होटल का खर्चा कंपनी देगी। तो इससे आदमी मोटिवेट होता है। इसमें कंपनी के पैसे भी लगे, मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब कंपनी के पैसे लग रहे हैं।
ठीक है, तो पहला क्या है, पे एंड अलाउंस, रेगुलर इंक्रीमेंट देते जाओ, आदमी मोटिवेट होता जाएगा। या फिर आप उसको प्रॉफिट में शेयरिंग दे दो कि भाई इस साल जो प्रॉफिट होगा उसका 1% एम्प्लॉइज के बीच में बटेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आदमी मोटिवेट हो सकता है। ठीक है, को पार्टनरशिप दे दो कि भाई इस पार्टनरशिप जो मेरी कंपनी है इसमें आप भी अब एक हिस्सेदार बन गए हो। ठीक है, ये कह सकते हो, जैसे शेयर दे दिए उसको। ठीक है, मतलब एक टारगेट दे दिया कि भाई इस महीने इस साल इतनी सेल होनी चाहिए, इससे ऊपर हो जाएगी तो 1% इक्विटी सब में बढ़ जाएगी या किसी एक व्यक्ति को मिल जाएगी। ठीक है, आपने उसको बोनस दे दिया, कुछ कमीशन दे दिया, एक सजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, काफी चलता है। सजेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि इंप्लॉइज को बोला कि भाई एक डब्बा बना दिया है, उस डब्बे में अपना सजेशन लिखो जो कि आपके हिसाब से होना चाहिए इस कंपनी में, नीचे अपना नाम लिख के उसको डब्बे में डाल दें। किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ हमें पता चलेगा। तो अगर किसी का सजेशन आपको अच्छा लगता है तो आप उसको इंक्रीमेंट दे सकते हो। ठीक है, वेज रेट प्लान इंट्रोड्यूस करो, यानी कि जो बेहतर काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा भी कर सकते हो आप। रिटायरमेंट के बेनिफिट दे दो, जैसे अपन होता है पेंशन हो गया, पीएफ काटना हो गया, प्रोविडेंट फंड, कि आपकी सैलरी में से 2-2 हजार रुपए कट रहे हैं, जब आप रिटायर होंगे तब आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी आप दे सकते हो। ठीक है, फ्री एजुकेशन दे सकते हो उनके बच्चों को, कंपनी का तो पैसा लग रहा है बट बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि यार कितनी अच्छी बात है, इंश्योरेंस करा दो। तो ये सारे वो इंसेंटिव हैं जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, पर कंपनी का पैसा लगता है। अब कंपनी हर बार है ना पैसा दे के मोटिवेशन नहीं लेगी, कंपनी के पास दूसरे जुगाड़ होते हैं कि बिना पैसा खर्च करे भी आदमी मोटिवेट हो जाए। कौन कौन से होते हैं? पहला, स्टेटस। भाई आपका स्टेटस बना दिया यार, ये बॉस है, इसका अलग कैबिन है, इसकी अलग नेम प्लेट है, स्टेटस मिल जाता तो आदमी अपने आप मोटिवेट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा क्लाइमेट बना रखा है कि आप सीईओ से भी डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो, या सीईओ भी आपसे यार यार करके बात कर रहा है तो आप अलग से यार अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है भाई और कूल सा एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, चैलेंजिंग जॉब दे सकते हो, मतलब ऐसी जॉब जिसमें उसका पूरा दिमाग लग जाए, भाई ये तो कोई क्रैक नहीं कर सकता, फिर एक आदमी है मैं कर सकता हूँ, करके बता, और फिर वो क्रैक, उसको अलग से खुशी होती है, देख मैंने कर दिया यार। ठीक है, एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन दे दो, वही थोड़ी सी तारीफ कर दो, हो जाएगा काम उसका। जैसे होता है ना कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत मेहनत करी, अब एक तो है कि उसको इंक्रीमेंट दे दो, दूसरा है कि सबको बुलाओ, जोरदार तालियां बजवाओ, वाह यार क्या किया, जोरदार तालियां यार सबको, बहुत जोरदार तालियां है, बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत ही ज्यादा शानदार है, हो जाएगा, बिना पैसे के मोटिवेट हो जाएगा, काम पड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है, जॉब की सिक्योरिटी उसको दे दो, 2 साल तक तेरी नौकरी नहीं जाएगी, उसको पार्टिसिपेशन दे दो। ठीक है, मतलब डिवीजन नहीं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, कि भाई जब डिसीजन लिया जा रहा है किसी नए प्रोजेक्ट पे तो उससे राय मांगी जा रही है एम्प्लॉइज से कि यार बताओ तुम क्या कर सकते हो, तो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, उनको पावर दे दो थोड़ी, मतलब तुम करो अपने लेवल पे, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, हम संभाल लेंगे, टेंशन नहीं लो। तो उनको लगता है यार बड़े भाई की तरह कंपनी का जो मैनेजर है वो हमें देख रहा है, भाई वो बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, तो वो थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है ना, तो और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोटिवेशन। तीसरा आता है आपका लीडरशिप। पहले अपन ने सुपरविजन पढ़ा, फिर उसके बाद मोटिवेशन पढ़ा, अब तीसरी बारी आ गई है लीडरशिप की। पहले ये समझो कि सब लीडर होता कौन है। तो लीडर दो में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है, ये हो सकता है कि लीडर आपसे बड़ा हो, आपका मैनेजर हो, या ये भी हो सकता है कि लीडर आप ही में से कोई एक हो, जैसे आपका क्लास मॉनिटर, तो वो आपका लीडर भी कहलाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपका मैनेजर हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो लीडरशिप का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, अपने साथ वाले को या फिर अपने से नीचे वालों को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा कर सके। इसलिए कहा गया है कि एवरी मैनेजर इज अ लीडर, आपसे बड़ा व्यक्ति तो आपका लीडर है, पर एवरी लीडर इज नॉट अ मैनेजर। पर ये जरूरी नहीं है कि आपका लीडर जो है वो आपका मैनेजर भी हो, यानी कि आपका जो क्लास मॉनिटर है वो आपका लीडर है पर वो आपसे बड़ा नहीं है, सो वो लीडर तो है पर मैनेजर नहीं है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर लीडरशिप की जो अलग अलग स्टाइल्स होती हैं वो कैसे काम करती है। 3 अलग अलग प्रकार की स्टाइल है जो लीडरशिप की आपको पढ़नी है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ना एक का क्वेश्चन आपके आ जाएगा। सबसे पहला बात करते हैं अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक। अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसके अंदर क्या होता है, अगर एक डायग्राम है तो देखिए ये है लीडर और ये है उसके अंदर काम करने वाले सारे व्यक्ति, ये है इसके एम्प्लॉई। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव यानी एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर लीडर सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, और लीडर बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता है। जो लीडर की अथॉरिटी होगी, यानी कि जैसा लीडर चाहेगा वैसा ही होगा।
यहां पर किसी का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी एम्प्लॉय इसको कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है, जैसा बोल दिया गया है वैसा ही होगा। कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ लीडर होती है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि एम्प्लॉयज को बोलने नहीं दिया जाता। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा वहां पर है जब एम्प्लॉयज को कुछ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर में काम हो रहा है, तो जो ठेकेदार होगा वो इस अथॉरिटेटिव नेचर पे चले, भाई वो बताएगा तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, चलो करो। जहां आपके एम्प्लॉइज में ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं करना है, जहां पर उनको बेसिक काम करना है, उनको डायरेक्शन देने की जरूरत है, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, वहां पर ये स्टाइल बहुत बढ़िया है। इसके फायदे हैं, फटाफट डिसीजन हो जाता है, भाई इसने बोला होना है तो होना है, खत्म। अगर लीडर तुम्हारा अच्छा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे फटाफट। नुकसान क्या है, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ये एम्प्लॉय जो होते हैं ना, इनको चुपचाप हाथ सर करके काम करना पड़ता है, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसके अंदर। तो पहली लीडरशिप स्टाइल क्या हुई, ऑटोक्रेटिक, मालिक ने जैसा बोला वैसा ही होगा। पर ये आज के समय में ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि अब जो एम्प्लॉइज हैं वो भी समझदार होते जा रहे हैं, उनमें भी नॉलेज आती जा रही है। तो सेकंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो है कंसल्टेटिव, जिसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब आप समझ गए हो, मेजोरिटी मीन्स, ठीक है। ये लीडर है, ये उसके एम्प्लॉइज हैं। देखो मैंने दोनों तरफ एरो बनाया, दोनों तरफ एरो मतलब लीडर एम्प्लॉय को भी कुछ बता रहा है और एम्प्लॉय लीडर को भी कुछ बता सकता है। सबके मेल झोल से ही डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि भारतीय सरकार, हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, तो यहां पर जो लीडर है वो सबके चुनाव से ही बनता है, और मेजॉरिटी जो चाहेगी वो ही होगा, लीडर के हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। इसका फायदा है कि बहुमत जो चाहता है वो होगा, ठीक है, और एम्प्लॉइज को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। नुकसान यह है कि थोड़ा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बात करके डिसीजन लेना है, तो हो सकता है कुछ बेसिक डिसीजन में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। ये कहां सही है, ये वहां पर सही है जहां पे पॉपुलेशन बड़ी होती है या जहां पर एम्प्लॉइज में दिमाग होता है, वहां पर ये सही है, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, एक ऐसा स्टाइल जहां पर अभी भी लीडर के पास थोड़ी सी पावर है। तीसरा होता है तुम्हारा फ्री रेल, जिसको हम लेजीज फेयर लीडरशिप बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मान लो एम्प्लॉइज ये आपस में कुछ भी बतिया, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी से भी बतिया रहा है, ये आपका लीडर है, ठीक है। ये सब मिक्स है, यानी कि यहां पर लीडर के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। इसका एक कीवर्ड होता है व्हेन लीडर अवॉइड्स पावर। तो अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए एक ऐसी स्टाइल ऑफ लीडरशिप जहां पर लीडर ने अपनी पावर अवॉइड कर दी, वो कहलाती है क्या, लेजीज फेयर। यानी कि सिंपल भाषा में लीडर अलग से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इन्हीं लोगों का एक पार्ट है। पर जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसमें एक व्यक्ति को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाना होता है, तो लीडर चला जाता है। बाकी उस लीडर का कोई रोल नहीं है, सब आपस में मिलजुल के काम करते हैं। इसका सरल एग्जाम्पल बोले तो तारक मेहता जो लोग देखते हैं, टप्पू सेना, इसमें जो टप्पू है वो लीडर है, बट ऐसा नहीं है कि उस वो कहेगा वो ही होगा, ठीक है। वो सब आपस में चलते रहते हैं, पर कभी भी कोई रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है कि भाई हमारे से कौन बात करेगा, तो वो टप्पू खड़ा हो जाता है, भाई मैं हूं यहाँ का लीडर, ठीक है। तो लेजी स्फीयर के अंदर लीडर कंप्लीटली डेलीगेट कर देता है अथॉरिटी को, वो सारी पावर को अवॉइड कर देता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का काम करता है, इसके अलावा उस लीडर का कोई भी कार्य नहीं होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो तीन हो गए, चौथी बात करते हैं कम्युनिकेशन। अब देखो क्या होता है, जब हम बच्चे थे ना तो हमारे दिमाग में आता था कम्युनिकेशन, बात करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे, मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ दो, सबसे ज्यादा जरूरी होती है बात करना। अगर एम्प्लॉय के दिमाग में कुछ कीड़ा है तो उसको पता होना चाहिए वो कीड़ा वो कैसे सॉर्ट होगा, किसके पास जाना है, कौन कैसी बात किससे समझेगा। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। सो कम्युनिकेशन का मतलब वही है जो आप समझ रहे हो, यानी कि कैन बी डिफाइंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज और मैसेज। जो मेरे दिमाग में है वो बताना, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंपल भाषा में दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में वार्तालाप होना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। आप जनरली बात करते हो तो कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, बोलकर, लिखकर, डायग्राम बनाकर, ठीक है। जेस्चर, जेस्चर मतलब आपके इशारों में भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझो ना, कम्युनिकेशन का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। भाई एक पार्टी के साथ तो क्या ही कम्युनिकेट होगा, मतलब मैं खुद से क्या कम्युनिकेट करूं, तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो जनरली रिटर्न में होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब काम की बात, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई काम वाला मैटर, तो वो जनरली लिखित में ही होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब काम की बात, ठीक है, ओनली ऑफिशियल मैटर्स, ओनली टू ओनली ऑफिशियल मैटर। इनफॉर्मल मतलब फालतू की बात, फालतू की बात। देखो क्या होता है,
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मालिक है, सबॉर्डिनेट है और लोअर लेवल के लोग हैं, ठीक है? तो वहां पर क्या है, दो तरीके की बातें होती है। एक तो होती है काम की बात, हाँ भाई ये करना है, आज नए प्रोजेक्ट पे काम किया, इसमें क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो वो सब लिखित में होता है। एक होता है ये काम करते करते वो, अरे यार और बता क्या कर रहा है, मेरा जो बॉस है मान लो वो मेरा पड़ोसी है, तो यहाँ तो ऑफिस में तो बॉस है, पर घर जाते जाते और बता क्या चल रहा है, ये इनफॉर्मल बात हो गई। यानी फालतू की बात ये ओरली हो जाती है, चलते फिरते कैंटीनों में हो जाती है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगर हम फॉर्मल की बात करें, सबसे पहले फॉर्मल को पकड़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल मैटर है, ये जनरली टेक प्लेस करता है इन रिटर्न फॉर्म, नोटिस है, लेटर है, ईमेल है, इसके थ्रू ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। अब एक चीज समझना कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच सकती है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन ना हो पाना। जैसे मान लो एक एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय, आपको क्या लगता है कि रिलायंस की फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति को क्या अंबानी जी से डायरेक्ट बात करने की रीच होगी? मतलब वही पता है ना उसको, वहां बैठा हुआ है, जाके जाके बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किससे हो सकती है, इसका भी पाथ फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? चार प्रकार के पाथ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ओके होते हैं कि आप इससे बात कर सकते हो। बात करने का मतलब इससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, इसको मेल लिख सकते हो। सबसे पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि सुपीरियर जो होगा, सुपीरियर सुपीरियर वो सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है, सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है। सिंपल भाषा में बोले तो मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल से बात कर सकता है, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल से बात कर सकता है। डाउनवर्ड मतलब आप अपने नीचे वाले लेवल, डाउनवर्ड मतलब नीचे का लेवल, आप अपने नीचे वाले लेवल के बंदे से बात कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मनाही नहीं है इसकी। ठीक है, मैं अगर मिडिल लेवल मैनेजर हूं तो मैं लोअर लेवल मैनेजर से बात कर सकता हूं, लोअर लेवल मैनेजर है तो वर्कर से बात कर सकता है, कोई मनाही नहीं। सेकंड, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में ओके होता है। मैं ऐसे बनाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। ये मान लो आपका सबॉर्ड सुपीरियर हो गया, मालिक हो गया, और ये हो गया उस मालिक के जस्ट नीचे वाला एम्प्लॉय यानी कि सबॉर्डिनेट। ठीक है, और आसान करना हो तो ये मान लो लोअर लेवल मैनेजर हो गया, लोअर लेवल मैनेजर हो गया, और ये हो गया फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये ओके है कि लोअर लेवल मैनेजर वर्कर को कुछ बता रहा है, भाई बताएगा ही ना, बिना बताए तो कैसे काम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की कम्युनिकेशन को ओके करती है, हाँ कर लो बात। ऑर्गेनाइजेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन को भी ओके करती है कि वर्करों को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो अपने जस्ट अबोव, ध्यान रखना जस्ट अबोव वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब सब, हॉरिजॉन्टल मतलब ये मान लो प्रोडक्शन वाला है, ठीक है, ये सेल्स वाले लोअर लेवल मैनेजर से बात कर सकता है, लोअर लेवल मैनेजर से बात कर सकता है। ठीक है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। मतलब लोअर लेवल वाले जितने मैनेजर है वो आपस में बात कर सकते हैं, लिखित में एक दूसरे को मेल भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा उसको। ठीक है, लास्ट डायगोनल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, यानी कि सेल्स वाला जो मैनेजर है ये फैक्ट्री में आके बोले देखो ये वाली चीज बदलनी है, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हो सकता है, पॉसिबल है, इजीली है। अब देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है। मतलब अगर मैं फैक्ट्री का वर्कर हूं तो मैं सीधा अंबानी के पास नहीं जा सकता हूं, अंबानी जी अगर मान लो सीईओ है, चेयरमैन है, तो वहां तक नहीं जा सकता। अगर मुझे जाना है तो मैं बोलूंगा मेरे लोअर लेवल को, भाई मेरे कोई परेशानी नहीं, वो सॉर्ट कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वो फिर अपने ऊपर वाले को बोलेगा, वो फिर ऊपर वाले को, ऐसे बात पहुंचती है हमेशा, कभी भी ऐसे डायरेक्टली मैं जाके बात नहीं पहुंचा सकता। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है? तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में बस ये चार पाथ है जो कि ओके माने जाते हैं कि हाँ बात कर लो, आपको मेल लिखना है इन इन चार तरीकों से लिख सकते हो, अपने इंप्लॉई को लिख दो, अपने मैनेजर को लिख दो, पड़ोसी वाले आपके मैनेजर साथी को लिख दो, या पड़ोसी वाले इंप्लॉई को लिख दो, ये ओके होता है। इससे आगे आपको बढ़ना है तो आप पाथ में चलोगे, आप उसको लिखो वो आगे लिखेगा। ठीक है, अब देखो ये करते कैसे हैं, ये करने के कई सारे पैटर्न होते हैं। सबसे पहला है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति है वो जानकारी दे रहा है कई लोग, एक व्यक्ति है तो यहां पर एक टीम का लीडर है जो अपने इंप्लॉइज से बात कर रहा है, तो ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकते हैं। मतलब मान लो मैं टीम का लीडर हूं तो मैंने अपने इंप्लॉइज को या अपने जो साथ वाले हैं उनको मेल भेज दिया कि आज से हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो ये एक तरीका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन करने का। एक होता है चेन पैटर्न, कि भाई मैंने तुझे बोला तू आगे बोल दे, ये लो, ये ऐसा चल रहा है, एक व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एक होता है सर्कल पैटर्न, ये तरीका इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि मैंने इन दो को बताई, इन्होंने इन दो को बताई और ऐसे इंफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, चौथा ऑल सोर्स पैटर्न, कहीं से भी इंफॉर्मेशन कहीं भी आ रही है, पर सारे साथ वाले लोग हैं,
ठीक है? जैसे अरे सुन, कल सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। ये सब आपस में बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक होता है इन्वर्टेड वी पैटर्न, जहां पर क्या है, आपको ये अथॉरिटी है कि आप अपने बॉस से बात कर सकते हो। मान लो एम्प्लॉई, आप अपने बॉस से बात कर सकते हो, और चाहो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो गया तो आप इसके बॉस से बात कर सकते हो। मान लो इसी की चुगली करनी है तो आप इसके बॉस से बात कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला व्हील पैटर्न, तो यहां ये एक बंदा है जो सबको इंफॉर्मेशन दे रहा है। याद रखना, ये जो पैटर्न है ना, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का है। फॉर्मल का मतलब काम की बात कर रहे हैं, फालतू की बात नहीं कर रहे, तो रिटर्न में ही करेंगे जनरली। चेन पैटर्न की एक ने एक को बताया, एक ने एक को बताया, एक ने एक को बताया। जैसे मैंने अपने इमीडिएट बॉस को बताया। इमीडिएट बॉस का मतलब क्या है, ये वर्कर है, इसने लोअर लेवल को बताया, लोअर ने मिडिल को बताया, मिडिल ने टॉप को बताया। ये क्या हो गया, चेन पैटर्न हो गया। अब मैंने ऐसे बनाया, ये मत सोचो ऐसे भी बन जाएगी, चेन तो चेन होती है। ठीक है, सर्कल पैटर्न, सर्कल पैटर्न भाई मैंने अपने साथ वाले दो को बताया सेम लेवल पे, इसने अपने साथ वाले दो को ऐसे बताया, मतलब एक ही लेवल में बातें घूम रही हैं। एक हो गया इन्वर्टेड ऑल सोर्स, मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन कहीं भी जा रही है। ठीक है, कहीं भी जा रही है। और ऐसे डायग्राम पे ज्यादा मत करना सर, ये डायग्राम हमारी किताब में थोड़ा ऊपर नीचे है, अलग है, फर्क नहीं पड़ता। इसका डायग्राम ऐसे ही बन सकता है। लो ये लो, ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां से चार लोगों के पास बात जा रही है, कैसे भी इन्फॉर्म डायग्राम बन सकता है। एक होता है इन्वर्टेड वी, कि मैं या तो अपने बॉस से बात कर सकता हूं या फिर बॉस के बॉस से बात कर सकता हूं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर मुझे बॉस से रिलेटेड ही कोई चुगली करनी है तो। समझ गए? तो ये तो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फालतू की बातें। देखो फालतू की बातें को तो कोई वो तरीका नहीं होता ना। जैसे इसके अंदर था कि आप अपने बॉस से बात कर सकते हो, मालिक से बात कर सकते हो, फालतू की बात तो किससे भी कर सकते हो। ठीक है, जो सुनेगा उससे कर लेना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हो सकता है कि सीईओ आके फैक्ट्री वाले वर्कर से और बताया यार क्या चल रहा है जिंदगी में, ऐसे हो सकता है। जो फैक्ट्री का वर्कर है वो सीईओ से जाके और सर बताइए क्या चल रहा है, बाहर जाके कॉफी में मिल गए, कॉफी शॉप पे मिल गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फ्लो डायरेक्शन फिक्स नहीं होता कि कौन किससे बात कर रहा है, बातें कैसे होती है इसका डायरेक्शन होता है, बट कौन किससे बात करेगा ये नहीं है, कोई भी किससे भी बात कर लेता है। बिटवीन द पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच, मतलब अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एज अ टीचर स्टूडेंट बात नहीं कर रहा, दोस्त की तरह बात कर रहा हूं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो गए, फ्रेंडली टॉक्स हो गए, नॉन ऑफिशियल मैटर हो गए, आज खाने में क्या बनाया, ये बातें भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो पाथ है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। कहां से इंफॉर्मेशन आई, कहां गई, कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। चार तरीके होते हैं इसका। पहला होता है गॉसिप। अब भाई गॉसिप का मतलब तो सबको दुनिया में पता है। व्हाट डू यू मीन बाय गॉसिप? भाई एक व्यक्ति यहां खड़ा है ऐसे, तुझे पता है, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खबर है यार, बढ़िया खबर है, खबर है। एक व्यक्ति इन सेंटर है, ठीक है, और वो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये होगी गॉसिप। ठीक है, वो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, बस बात ये है कि ये फालतू की बात कर रहा है और ये जो है ना, ये काम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेल के थ्रू। ये फालतू की बात बैठे बैठे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया गॉसिप। एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ये मान लो, देख एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बता रहा हूं, किसी को बताना मत। ठीक है, इसका भी कोई दोस्त होगा, ये बोलेगा देख तू मेरा दोस्त है, किसी को बतानी नहीं है, मैंने बस तुझे बताई। ये भी बोलेगा तू भी मेरे दो दोस्त हो, ये बोलेगा तुम मेरे दो दोस्त हो। ये होता है क्लस्टर। मैंने उसको बताया जिस पर भरोसा करता हूँ, उसने उसको बताया जिस पर वो भरोसा करता है, उसने उसको बताया जिस पर वो भरोसा करता है। तो क्लस्टर फॉर्मेशन, कि हम अपने बहुत खास लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अल्टीमेटली वो बात फैली जाती है। ठीक है, एक होता है सिंगल स्ट्रेंड, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया। ठीक है, सुन जरा, वो था ना, इसने एक को बताया, उसने आगे बताया, इसने उसको, तुझे पता है कल, ऐसा वाला। ठीक है, लास्ट होता है प्रोबेबिलिटी। पता नहीं किसने किसको बताया, नोबडी नोज, बस इंफॉर्मेशन फैल गई बाजार में। वो कहते ना कि भाई हो गया, रायता ढुल गया, सबको पता चल गया, कैसे कब क्यों कुछ नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब नो फिक्स पाथ, कोई भी किससे ही बात कर रहा है, अरे यार पता है तेरे को, हाँ हाँ यार, अरे तुम्हें भी पता है क्या, अरे तेरे को भी पता है, सब आपस में बातें चल रही है, होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके कुछ फायदे होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नुकसान ही नुकसान, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। देखते हैं पहले फायदे। पहले बात करते हैं एम्प्लॉय के नजरिए से। मैं अगर काम कर रहा हूं तो मेरे लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, दोस्ती यारी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मेरे को एक सोशल सेटिस्फेक्शन देता है, खुश करता है। ठीक है, मैं फालतू की बातें कर रहा हूं तो मेरे को लगता है हाँ यार घर का सा ही माहौल है। ठीक है, ऐसे मैटर भी डिस्कस हो जाते हैं जो ऑफिशियली डिस्कस नहीं हो सकते। मुझे मेरे बॉस से प्रॉब्लम है,
तो मैं रिटर्न में नहीं लिख सकता उसको, पर मैं जनरली ऐसी बात कर सकता हूँ ना, तो ऐसे मैटर भी डिस्कस हो जाते हैं। एक तरीके से सबके पास जानकारी पहुंच जाती है। मतलब अगर तुम काम की बात लिखो तो वो धीरे-धीरे पहुंचेगी, फालतू की बात लिखो जल्दी पहुंच जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर ये फ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैल जाती है इससे, रूमर्स फैल जाते हैं इसके, तो क्यों एक कंपनी उसको अलाउ करती है? कंपनी ऐसा भी तो कह सकती है सब बंद कमरे में बैठो, अलग-अलग। नहीं, कंपनी चाहती है ऐसा तुम करो। क्यों चाहती है? क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाता है। मतलब जो बात कंपनी तक, कंपनी के बॉस तक नहीं पहुंच सकती रिटर्न में, ओरली उसके कान में पड़ जाती है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है, इसने इसको बताया 10 मिनट में तो सबको पता लग गया। ठीक है? नेक्स्ट है मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड करेक्ट फीडबैक। भाई देखो क्या होता है, मैं अगर मेरे बॉस से मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। पर ऐसे चलते-फिरते मैं किसी से बात कर सकता हूँ, यार मेरे को दिक्कत है, तो वो बात उसके पास तक पहुँच जाएगी। तो एग्ज़ैक्ट फीडबैक मिल जाता है कि एम्प्लॉइज़ आपसे खुश हैं या नहीं है। जय और प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉइज़। थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं वहाँ, ठीक है, काम करते-करते परेशान हो गए, तो आपके एम्प्लॉयी जो है ना वो मेंटली फ्री हो जाएगा, और फ्री आदमी जो है अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है? तो इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं, बट फ़ायदे हैं तो नुकसान तो होने हैं ना भाई, बिना नुकसान के तो फ़ायदे होते ही नहीं किसी चीज़ के। क्या नुकसान है? पहला नुकसान, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अनसिस्टमैटिक मैनर में पहुँचेगी। मतलब जिसकी चुगली कर रहे हो शायद उसके पास तक भी पहुँच जाए। तो इसका कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं है, इसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि इसने इसको बताया, उसने आगे बताया, इन्फॉर्मेशन कबाड़ा हो गई। जैसे मान लो कि एक है ना वर्कर या एम्प्लॉयी है, वो सीईओ के पास गया और सीईओ ने कहा पानी दे दियो। तो उसने जाके पानी का ग्लास दिया और गलती से थोड़ा-सा टल्ला लगा और 2 बूंद पानी फ्लोर पे गिर गया। ये बात जब आगे किसी ने, एक ने दूसरे को बताई, उसने क्या बताया? पूरा ग्लास उंडेल दिया, ज़मीन में गिर गया पूरा ग्लास। दूसरे ने जब तीसरे को बताया, क्या बोला? अरे वो ग्लास ले जाके सीधा बॉस के मुँह पे मार दिया। तीसरे ने चौथे को बताया, बोले उसने ग्लास माँगा था, वो पूरा पानी का कैंपर उठा लाया और सीधा ज़मीन में फैला दिया। चौथे से पाँचवें पे गया तो क्या आया कि वो पूरा कैंपर उठाया, सीधा बॉस को मार दिया, वो हॉस्पिटल बैठा है। तो ये हो सकता है, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जब आगे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पहुँचती है ना, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये गड़बड़ है, ठीक है? कभी-कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाती है। फोकट में कल छुट्टी है, अरे छुट्टी बुर बॉस आया, कौन सी छुट्टी भाई? चुपचाप काम कर ले। तो गलत इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो नहीं फैलनी चाहिए, लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, वो भी पता चल जाती है। और लास्ट, किसको पकड़ोगे? पकड़ लो। मतलब किसको ब्लेम करोगे कि तूने इन्फॉर्मेशन फैलाई है? सबको पता है, पर किसने फैलाई है ये किसी को नहीं पता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो फॉर्मल की बात करते हैं और इनफॉर्मल, दोनों को पकड़ लेते चलो। इसके अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको अच्छा चलना है ना, तो उसको कुछ नहीं करना, अपना कम्युनिकेशन सुधारना है। मतलब वर्कर्स अपनी बात आगे तक पहुंचा सकें, मैनेजर अपना पर्सपेक्टिव वर्करों को समझा पाए, ये अगर सब कुछ बेहतर हो गया तो सॉलिड चलेगी। पर ये सब कुछ बेहतर नहीं होता है। मतलब 100 में से 99 ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बात करते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब अच्छे कम्युनिकेशन में आने वाले कुछ बैरियर या कुछ परेशानी। कौन-कौन सी परेशानी? 4 कैटेगरियों के अंदर इन परेशानियों को बांटा गया है। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। चारों का मतलब समझो। सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर यानी कि वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स जो अनक्लियर या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज की वजह से होती है। वो परेशानी, वो प्रॉब्लम जो अनक्लियर, पूरी बात समझ में नहीं आई, अपने आप सोच ली, या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया, इस वजह से हो गई हैं। कैसे? जैसे पहला, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मैं जाता है तो बोल के चलो ठीक है, ठीक है, हाँ वो कर लेना, चलो चला गया। एक बात थी जो मैं ढंग से नहीं कह पाया, ढंग से मैंने एक्सप्रेस नहीं की, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, एम्प्लॉय नहीं समझे और गड़बड़ हो गई। तो ये एक बैरियर होता है। ठीक है? कुछ ऐसे सिंबल मैंने दिखाए जिसका अलग-अलग मीनिंग हो। समझ रहे हो ना तुम? मतलब डबल मीनिंग वाली बात हो गई है कि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं पर यहां पर कुछ और बात हो गई। समझ गए? ठीक है? तो कोई कुछ ऐसे सिंपल, बहुत बढ़िया, यूं मैंने यूं करा बस। अब आप इससे क्या समझोगे? एक समझेगा कि वाह वेरी गुड, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई ऊपर वाला माला जो है उस पे गड़बड़ है। कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ ऐसे सिंबल जिसका गलत मीनिंग उन्होंने निकाले। फोन्सरी ट्रांसलेशन, मैंने बोला गुड्स का ध्यान रखना। अब ध्यान रखने का मतलब वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि भाई साफ-सुफ सही जगह रख दो।
मेरा मतलब था कि क्वालिटी का ध्यान रखना, क्वालिटी खराब हो रही है। तो उन्होंने गलत ट्रांसलेशन कर लिया आपके एम्प्लॉइज ने, इस वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक है? अनक्लैरिफाइड असम्पशन, मतलब मैंने कुछ बोला और उन्होंने सोचा हाँ, ये तो हो ही जाएगा ना, ये बताने की बात थी क्या? ये तो समझ गए हम, हाँ, ये तो है ही। होता है ना कभी-कभी आधी बात हुई है और मैंने सोचा अच्छा ये तो चलो सर ने मान ही लिया होगा कि ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है? जैसे अभी हमारे साथ हुआ था कि सारथी की क्लास थी, हमारा जो पेड बैच चलता है ना, उसकी क्लास थी तो मैं सैटरडे को नहीं ले पाया तो मैंने कहा संडे को ले लेंगे। अब मैंने जो है 12 बजे की क्लास शेड्यूल करी और हमारे जो अकाउंट्स वाले सर हैं उन्होंने भी 12 बजे ही कर रखी थी। तो मैंने ऑटोमैटिकली ये मान लिया कि यार ठीक है, उनकी 12 बजे होती है हर संडे तो मैंने इसको शाम को 6 बजे शिफ्ट कर दिया। और मैंने ये माना कि बच्चे भी समझ जाएँगे। पर बच्चे नहीं समझे, अकाउंट्स वाले सर भी नहीं समझे, उन्होंने 2 बजे की कर दी। तो ये गैप हो गया, बच्चे 12 बजे बैठे सर क्लास। मैं बोला यार अकाउंट्स की सर उन्होंने तो 2 बजे शिफ्ट कर दी। अबे मैंने गड़बड़ हो गई। तो ये क्या है अनक्लैरिफाइड असम्पशंस कि उन्होंने माना कि भाई सर ने रखी है तो मुझे हटानी पड़ेगी, मैंने माना कि उन्होंने रखी है, सर को हटानी पड़ेगी। ठीक है? टेक्निकल जार्गन, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर किया जाए, जो कि एम्प्लॉइज़ के समझ में नहीं आएँगे। जैसे अगर मैं हमारे इसमें बात करूँ तो भाई वेब क्लाउड स्पेस, ठीक है? और सर्वर, डोमेन होस्टिंग कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूँ जो आपको समझ में नहीं आए। तो आप क्या बोलोगे? हुँ, ठीक है। मेरे सामने तो हाँ बोल दोगे पर एट द एंड क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आया और जब समझ में नहीं आया, तो आप फिर जो आपको समझ में आएगा आप वो कर जाओगे। तो ये शब्दों की वजह से गड़बड़ हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग मैं आपको चुटकुला सुनाया यूँ, सुन रहे हो ना? ऐसा था। हुँ, तो क्या होगा? तो आप हँस भी नहीं पाओगे। आप बोलोगे सर इसमें हँसना है या रोना है? ठीक है, जैसे वो आता है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो हँसने लग जाता है। तो वो क्या है गलत जेस्चर, जेस्चर मतलब आपके हाव-भाव, ठीक है? तो बॉडी लैंग्वेज आपकी गुस्से वाली है और आप हँस रहे हो, तो एम्प्लॉयी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि हँसना है या गुस्सा करना है, ठीक है? तो ये होते हैं सिमेंटिक बैरियर यानी कि वो परेशानियाँ, सिमेंटिंग कौन-सी वाली? अनक्लियर या कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज वाली, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, वो है आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर, दिमागी कीड़े की वजह से आ जाता है, ठीक है? जैसे मेंटल या इमोशनल इश्यू में चल रहे हो आप, स्ट्रेस में हो, इसलिए बात नहीं समझ पे आए, ठीक है? गुस्से में हो, इसलिए वो कहते हैं ना जब गुस्सा हो तो किसी को कुछ बोलो मत और ज़्यादा खुश हो तो किसी को कुछ दो मत। क्यों? क्योंकि गुस्से में हम कुछ बोल जाते हैं, जिससे हो सकता है गड़बड़ हो जाए और खुशी में कुछ दे जाते हैं जो कि बाद में हमें गम खवाती है, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ बैरियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जैसे प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, जैसे मैंने आधी बात बोली और वो चला गया या मेरी आधी बात सुन के हाँ, हाँ, ठीक है कर लेंगे जाओ। मेरी आधी बात सुन के उसने पूरा मतलब निकाल लिया। अब मैं कुछ और बोल रहा था भाई मेरे, शुरुआत मेरी वही थी, पर अंत में कहीं और कर रहा था और तूने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। तो इसको कहते हैं प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन कभी-कभी एम्प्लॉइज़ आधी बात सुन के अपने हिसाब से मतलब निकाल के चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रिजल्ट जो है नहीं आता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जैसे मैंने बोला बिज़नेस स्टडीज़ की पीपीटी बनानी है, हमारी टीम को बोला बिज़नेस स्टडीज़ की पीपीटी बनानी है, चैप्टर नंबर 1 की, बोला वाह ठीक है बन जाएगी चलेगा। उन्होंने क्लास 12th की बना ली, मैं क्लास 11th की बात कर रहा था। तो आधी बात सुन के उन्होंने मान लिया कि क्लास 12th की बात चल रही है, जबकि मैं 11th की बात कह रहा था तो ये गड़बड़ हो गई। ठीक है? फिर रायता ही डोलेगा। ठीक है? एक बार ऐसा हुआ था हमारे साथ, मैं ना वो कर रहा था, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th की क्लास थी मेरी लाइव और मैंने इनको बोल दिया कि बोले ना अकाउंटिंग रेशियो की पीपीटी बनाना। अब उन्होंने बना दी पीपीटी अकाउंटिंग रेशियो की, मैंने उनको बोला था। मेरे दिमाग से भी उतर गया थंबनेल में लगा हुआ है, भैया क्लास 11th है वो थंबनेल देखना भूल गए, आधी बात हो गई और मैं भी आधी बात करके ओके हो गया कि वाह थंबनेल के हिसाब से बना लेंगे। तो गड़बड़ हो गई थी, मैं क्लास चलती क्लास में बोल रहा हूँ, हाँ भाई, तो आज अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और पीछे पीपीटी चलाई तो रेशो चल रहा है। बोले ये क्या है सर? मैं कहा हो गई गड़बड़। ठीक है? लैक ऑफ अटेंशन, मैं बात कर रहा हूँ, तुम कहीं और देख रहे हो। अभी नीचे स्क्रॉल मत करो, कमेंट मत करो, कमेंट मत देखो, मेरी बात सुनो। तो कभी-कभी क्या होता है अटेंशन नहीं होता आपका बात पे तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है? लॉस बाय ट्रांज़िशन यानी कि मैंने तो कुछ और बात बोली पर उसने जब आगे उस वो बात को कन्वे किया तो उसने कुछ और ही बोल दिया। तो ट्रांसलेशन की वजह से लॉस हो गया। ठीक है? डिसट्रस्ट, भरोसा ही नहीं है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि तूने ऐसा किया है। नहीं, नहीं, मेरे को भरोसा ही नहीं तेरे पे। ठीक है? तू बोले अच्छा करा, नहीं मेरा अच्छा कर ही नहीं सकता वो, आदमी खराब है। ठीक है? तो भरोसा नहीं है मैनेजर्स को एम्प्लॉइज़ पे या एम्प्लॉइज़ को मैनेजर पे भरोसा नहीं है। ठीक है? तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है? और 2 तरीके के बैरियर्स और होते हैं। एक होता है ऑर्गनाइज़ेशन का, एक होता है आपका पर्सनल। मतलब आपका पर्सनली इस आदमी से कोई दिक्कत है, ये होता है पर्सनल। इससे पहले देखेंगे
ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ ऐसी है जिस वजह से गड़बड़ है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप बात नहीं कर सकते हो किसी से, जैसा अपन ने बोला ना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, मुझे सीधे सीधे उससे बात करनी है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी परमिट ही नहीं करती इस बात को, तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, आप सीधा नहीं बोल सकते, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलने के अधिकार नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस है भाई, वो बॉस है यार, वो घूमता है क्या कहते हैं मर्सिडीज में, मैं जाता हूँ साइकिल पे, अब मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मना कर रखा है, बोले तू है तुच्छा आदमी मुझसे बात करेगा, तो ये गड़बड़ हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप बात कर पाओ, जैसे ना तो वो गेट टुगेदर करते हैं, ना कोई पार्टी होती है, ना कैंटीन में बातें होती हैं, तो इस वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, पर्सनल वेरिएबल, मेरा कुछ पर्सनली गड़बड़ है इस आदमी से, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, मेरे को पता है कि मेरे आदमी से नहीं होगा, भले उससे हो जाए, पर मेरे को पता है तुझसे नहीं होगा, चले हट तुझसे नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, मुझे उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, या उस बंदे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, सर तो नहीं कर सकते ये काम, अरे मैं कर लूंगा, अरे नहीं सर कर ही नहीं सकते सर ये वाला काम, तो ये क्या हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव हो गया, मैं क्यों बताऊं, नहीं मैं अगर इनको बता दूंगा कि गलती कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैं इनको अच्छा तरीका बता दूंगा, मुझे क्या फायदा है, ये तो भाई 100 की जगह 1000 रुपए कमा लेगा, मेरी तनख्वाह कौन सी बढ़ने वाली है, इसलिए एम्प्लॉय बताता नहीं है। फियर ऑफ लूजिंग जॉब है, यार मैंने उसको बोला कि वो गलत कर रहा है, तो कहीं मुझे नौकरी से निकाल दिया तो, अरे छोड़ना, करने दे यार, जैसा कर रहा है, अपने कौन से पैसे जा रहे हैं, लेने दे, करने दे। तो ये क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब। तो ये सारी वजह की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन रुकती है, फंसती है, लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं। बहुत आसान है इन लॉसेस को रिकवर करना, कैसे कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक आता है अपना, कैसे इस कम्युनिकेशन को सुधारें, कैसे इन सारी दिक्कतों से बाहर आए। सबसे पहला तरीका है, भाई कोई भी आप बात बोलने जा रहे हो उसको पहले क्लैरिफाई कर लो। मतलब मुझे अगर अपने एम्प्लॉय से कुछ बात करनी है तो मैं अपने दिमाग में पहले बैठ के 10 मिनट सोच लेना यार, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में पहले सोच लो, फिर कम्युनिकेट करो, ताकि आप सही सीधी सच्ची बात बोल पाओ। सोचो आप स्टेज पे गए निबंध बोलना, अरे बोल दूंगा मैं, गए और वहां जाके ऐसा होता है, कैसा वैसा होता है, ऐसा करोगे तो क्या होगा, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, उसको छोड़ो, उसको समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले अपने आइडिया को क्लैरिफाई करो कि आपको क्या बात कर रही है, कम्युनिकेट करो। ठीक है, नीड ऑफ रिसीवर के हिसाब से कम्युनिकेशन करो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यार तुम्हें पता है कि सीए के इंटर लेवल पे ये परेशानी आती है, आप बोलोगे सर हमें क्या लेना देना, नहीं मतलब हमारा इससे क्या फायदा है आज की तारीख में, सर जब हम फाउंडेशन क्लियर करेंगे, सीए करेंगे, तब हमारा फायदा है, और वो भी हम करेंगे तो सब काम की होगी इन्फॉर्मेशन, आज की तारीख में मेरे किसी काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा था, वहां पे ऐसा हुआ, बोलोगे क्या लेना देना सर, तो आपको कम्युनिकेशन ऐसी करनी है जो उसके काम की हो, तभी वो सुनेगा, फालतू की बात करोगे तो वो नहीं सुनेगा। ठीक है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, मैं को बोलने जा रहा हूं, पर मैंने पहले क्या करा, अपने साथ वालों से पूछा, यार मैं ये बोलने जा रहा हूँ सही है क्या, तो वो बताएंगे यार ऐसे एक काम कर, ऐसे बोली हो, नहीं नहीं यार ये गलत काम कर रहा है, इसको सुधार लेना। तो पहले 2-4 लोगों में आपस में डिस्कस कर लो कि क्या करना है, फिर उसके बाद आगे कम्युनिकेट करो तो स्मूथ हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, सही लैंग्वेज, सही टोन और सही कंटेंट का इस्तेमाल करो। अगर ढंग की बात बोल रहे हो तो थोड़ा आराम से बोलो ना, चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं। आप सादा बात को भी चिल्ला के बोलोगे ना तो खराब हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना, यार मैं सही बात करने गया था पर मैं गुस्से में आ गया, इस वजह से सब खराब हो गया। तो ये भी सुधारना चाहिए आपको, पहले आप टोन सही करो, लैंग्वेज सही करो, और साथ-साथ में आप जो बोलने वाले हो उसको थोड़ा जमा-जमा के बोलो। ठीक है? प्रॉपर फीडबैक लो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि समझ में आया क्या? तो आपके अंदर से आता है हाँ सर आ गया। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप एक फीडबैक दे रहे हो। मैं बोलता हूँ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना। तो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ कि यार अगली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन करो जिससे वो या तो पास्ट में रिलेट कर पाए, प्रेजेंट में रिलेट कर रहे हैं, या उसके साथ हम फ्यूचर बना रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको सीयूटी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको सीयूटी का बैच लगा रहे हैं। अरे अभी तुम 12वीं कर लो ना यार पहले। जब 12वीं खत्म करोगे ना, तो 12वीं खत्म करते अपन सीयूटी के एमसीक्यू करने लग जाएंगे 12वीं के साथ ही, ताकि तुम्हें अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़े। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका जनरल लैंग्वेज, वो तुम्हारी जस्ट 12th खत्म होगी, उसके अगले दिन से कर लेंगे। अभी एक चीज पे फोकस करो। तो ये मैंने आपके साथ एक फ्यूचर बनाया। ये रियल बोल रहा था मैं अभी नहीं कर रहा सीयूटी, बाद में कर रहा हूं। तो तुम इससे रिलेट करोगे, हाँ ठीक बात कर रहे हैं। पर मैं ऐसी कोई बात करूं जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। जैसे मैं बोलूं आईआईटी जेईई का पेपर इस तारीख को है, अब बोलो सर क्या मतलब,
मेरा तो ना तो पास्ट से जुड़ा है, ना फ्यूचर और ना ही प्रेजेंट, तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात? भाई एक चीज है, अच्छा लिसनर होना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूं, अगर तुम इधर-उधर देख रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वही है कि आप उसको समझाओ, सुन ले भाई मेरी बात, कुछ काम की बात बता रहा हूँ। ठीक है? ओपन माइंड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ बोला, आप बोलो सर ऐसा कैसा बोल दिया आपने? ये तो बहुत गलत है। अरे सुन, समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ओपन माइंड, लिसनर का माइंड ओपन होना चाहिए, वो सुनने को एक्सेप्टेंट कर रहा हो कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो कोई लॉजिक होगा। ऐसा नहीं कि इसने ऐसा कैसा बोल दिया। ठीक है? कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज की भाई मैसेज पूरा पहुंच गया, ये देखो। अगर पहुंच गया तो हाँ भाई ओके, समझ में आ गया क्या? ओके, लाइक कर दो भाई अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करने से हाँ भाई समझ में आ गया हो। ठीक है? समझ में आ गया? तो वापस समझ में आ गए। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर हो गया है समाप्त। जाने से पहले बालकों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारी हेल्प बुक नहीं ली है, ये रही, तो ले लेना, क्योंकि ये आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करती है। फ्री माइंड मैप हम लोग इसके साथ दे रहे हैं, ठीक है? और साथ-साथ में इको की भी है। सो डू चेक इट आउट राइट अवे। लिंक अमेज़न से भी ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट से ले लो, ₹50 सस्ता पड़ेगा और डिलीवरी की भी गारंटी हम दे देंगे। ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए नमस्कार।